वंदे मातरम। बंधुओं, भारतीयों में एक खास बात यह है कि हमें ज्ञान पर्याप्त है, हम जानते सब हैं, लेकिन या तो उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं या जब तक हम उस ज्ञान को उपयोग में लेते हैं तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। वास्तव में कई बार देखें तो जैसे आज़ादी के समय की बात करें, एक आयरिश महिला थी एनी बेसेंट, उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि मैं तो एक नगाड़ा हूं जिसका काम सोए हुए भारतीयों को जगाना है। अब अगर हम विचार करें तो कितने शर्म की बात है कि आयरलैंड से एक महिला भारत आ गई क्योंकि भारतीय जग ही नहीं रहे थे। और आयरलैंड का अगर इतिहास देखें तो वास्तविकता यह है कि हमारी जो परंपरा, हमारा जो इतिहास है, उसमें जितना लिखना छूट गया होगा, लिखने वाले जितना भूल गए होंगे लिखते समय, उसमें 4 बार आयरलैंड का इतिहास लिखा जा सकता है। उनको अस्तित्व में आए जितना समय हुआ उतना समय कालखंड की गणना में हमारे यहाँ छूट गया होगा, लेकिन वहां की महिला यहां आके और प्रयास कर रही है कि ये जग जाए। जबकि अपने यहां एक श्लोक है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलयुगे। अर्थात हर युग का, हर काल का एक अपनी व्यवस्था होती है, एक अपना कहें कि आचार विचार होता है, जिसमें अगर हम कलयुग की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो शक्ति है वो संगठन की शक्ति है। और हम कितने संगठित हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं। समय समय पे इसका हम एक कहते हैं कि एक मूल्यांकन भी करते रहते हैं, और वैसे ही मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दिखता रहता है कि हमारी संगठन शक्ति कैसी है और हम कितने संगठित हैं। अगर हम अंग्रेजों के समय की बात करें, वैसे तो आक्रांता मुट्ठी भर आते थे और यहाँ के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करके चले जाते थे, और कारण क्या था? संगठन शक्ति का अभाव। ब्रिटिशर्स की बात करें तो कहते हैं कि हो सकता है आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में करोड़ों लोग जब वहां दुर्भिक्ष पड़ा तो भूख से मर गए। और अंग्रेज कितने थे भारतवर्ष में? 79,000, 79,000 अंग्रेज थे। लेकिन हमारी संगठन की जो एक कहते हैं कि संगठन इतना खराब था कि हम उनका प्रतिरोध नहीं कर पाए। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसका एक कारण जो अभी इजराइल में हो रहा है। अगर हम बात करें हमास की, हमास कोई देश नहीं है और न किसी देश की सेना है। अभी चारों तरफ से इजराइल पे बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं या बहुत सारे कथित लिबरल्स हैं। अब भारतवर्ष में भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन होने लगे हैं, सीज फायर का दबाव बनाया जा रहा है। इसमें सीज फायर कैसा? भाई एक राष्ट्र है और राष्ट्र के अगेंस्ट एक नॉन स्टेट प्लेयर, जिसको हम आतंकी संगठन भी कह सकते हैं, और कहना क्या है ही, वो उसने कुछ आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है और उसके खिलाफ कोई देश एक्शन लिया है और एक तरह से उन आतंकियों का सफाया कर रहा है। इसमें सीज फायर कहां से आ गया? लेकिन अब संगठन की बात देखिए, हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह आ गया है लेबनान से। इसी तरह से और भी जो नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, भाई अगर हम देखें तो धीरे धीरे इनका जो एक कहते हैं कि प्रयोग कई जगह सफल होता हुआ दिख रहा है। कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज में इन्होंने सरकारें बना ली। अभी अगर हम रिसेंट पास में देखें तो अफगानिस्तान में सारे नॉन स्टेट प्लेयर्स ही इकट्ठे होके इन्होंने सत्ता अपने अधीन कर लिया है, और धीरे धीरे इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं ये एक घंटी है जगाने वाली
अगर हम लोग जगे तो ठीक है, नहीं जगे। अब देखिए, कुछ लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि हम मत और विचार पूजा पद्धति बदल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर आप देखें तो हम कह रहे हैं कि आपको 3 दर्जन ऐसे राष्ट्र मिल जाएंगे जो जहां पे केवल एक ही मत के लोग रहते हैं, लेकिन वहां शांति कितनी है यह आपसे छुपा हुआ नहीं है, और न ये बताने की आवश्यकता है। कहीं भी किसी भी प्रकार से स्थिरता नहीं है, जबकि वहां केवल एक ही मत और पूजा पद्धति या मान्यताओं के लोग रहते हैं। तो अगर किसी को यह गलतफहमी है तो वो मन से निकाल दे कि अगर आप मत बदलने से आपको शांति से रह सकेंगे, क्योंकि यह संभव नहीं है। देखिए, सनातन संस्कृति और परंपरा की एक खास बात यह है कि यह तार्किक है, इसमें तर्कों के लिए पूरा एक स्कोप है, और इसीलिए यह अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत तक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने से रहेगा। इसके जो वाहक हैं वो कितने संगठित हैं, अगर वो रहेंगे तभी तो सभ्यता संस्कृति रहेगी। अगर हम अब ये देखिए कि इजराइल में नॉन स्टेट प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए आपके देश में, मैं देख रहा था कल परसों या आए दिन नेशनल टेलीविजन पे पब्लिकली नॉन स्टेट प्लेयर्स को सपोर्ट किया जा रहा है एक राष्ट्र के अगेंस्ट, और कोई कुछ नहीं कह रहा है। आपके देश में एक आदमी मंच पे चढ़ के और माइक लगा के कह रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके अंदर क्या ये सामर्थ्य, ये कॉन्फिडेंस है? क्या आप कहने का छोड़ दीजिए, क्या आप सोचने में भी ये सोच सकते हैं? आपकी सामर्थ्य से बाहर है। और वास्तव में अभी जो समस्याएं हैं वो 2 फ्रंट खुले हुए हैं। एक आपके साथ आपकी स्थिति, भारतीयों की स्थिति, जो यहाँ के सनातन संस्कृति और परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति और यहूदियों की स्थिति क्या अलग अलग है? ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर है। उनके पास भी एक देश है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। जाएंगे कहां आप? लेकिन नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हमें इस समय 2 फ्रंट पे खुल गए हैं। एक तो बाहर से जो आक्रमणकारी या जो है आपके अगेंस्ट, वो तो है ही। आपके अंदर से विघटनकारी शक्तियां एक अलग फ्रंट खोल के बैठी हुई हैं। आपका पत्रकार अल जजीरा के फेंके हुए टुकड़े लेकर और आपके खिलाफ ही उल्टी सीधी बातें बोला करता है। आप क्या कर लेते हैं? आप कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक चीज, हम सोशल मीडिया पे ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल से 1 महीना हुआ, और ये सारे जो ये प्लेटफॉर्म पे कैसे कैसे वीडियो, हम बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट कभी नहीं रखते थे, और चूंकि ये एक जरिया मुझे कभी भी पसंद नहीं था। लेकिन अभी वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए चूंकि ये अनिवार्य हो गया है एक तरह से, अगर अपनी बात कहनी है, क्योंकि हर आदमी फोन के बाहर अपना जीवन काफी सीमित कर लिया है, न कोई किसी से मिलता है न किसी के साथ बैठता है, तो आप अपनी बात रखेंगे कहां? तो ये एकमात्र ऐसा माध्यम रह गया है जिस पे आप सहजता से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम बताएं तो पिछले 3-4 महीने से हम सोशल मीडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने एक चीज नोटिस किया कि अगर आप ये जो विघटनकारी शक्तियां हैं या आप जो व्यवस्था बनी हुई है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई बात आप कर रहे हैं, आपने चैनल बनाया है या आपकी विचारधारा है, तो आपके फॉलोअर्स अचानक से एक जैसे मतलब कहीं बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है। कोई भी ऐसा चैनल हमने नहीं देखा कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करता हो और उसके फैन फॉलोइंग या कहें कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो लाखों में ना हो। ये एक बड़ा मतलब सोचने का विषय है कि आखिर उसके सपोर्टर्स कहां से आ जाते हैं। और अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के राष्ट्रवाद की बात करें
तो लाख तो छोड़ दीजिए, 1000 में भी आप नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे लोग जो हमने देखा कि बरसों से कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल से वीडियोस पड़े हुए हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इवन हम में से देखिए, एक तो इग्नोरेंस, हम एक संगठन की भावना का कहीं ना कहीं मुद्दों को सपोर्ट करने का थोड़ा सा हम उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि एक कहते हैं कि ओवर एंथुजियाज्म, अति उत्साही होके हम कई ऐसे लोग हैं कि अगर मैं बताऊं कि वहां पे 70% लोग केवल गाली देने के लिए उसको फॉलो कर रहे हैं, जबकि ये भी कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता है। आप गाली दें या प्रेज करें, फॉलोअर तो उसके पास है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह भी एक सोचने का विषय है कि भाई अगर हम किसी को पसंद नहीं करते तो उसको सुने ही क्यों। उसकी बातें हम जाके सुनते हैं और फिर उसको गालियां देते हैं या अपना हृदय जलाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। संगठित होने के साथ साथ हमें रैशनल होने की भी आवश्यकता है। और ये जो अभी इजराइल में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको जगाने वाला है। ये शंखनाद है। अगर आप इस विभीषिका को सुन सकें तो जगें, अन्यथा देर हो जाएगी। क्योंकि अभी इजराइल के लिए जैसे मुश्किलें बढ़ा रहे हैं कि, और सारे नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं जो एक अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म करके और इजराइल के अगेंस्ट मोर्चा खोल रहे हैं। तो अगर आपके देश के अंदर इस तरह का अगर कोई प्रयास किया जाता है तो क्या आप उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इतने संगठित हैं कि उसका प्रतिकार कर सकेंगे? आज अगर नहीं सोचेंगे तो शायद कल सोचने योग्य नहीं रहेंगे। आज के लिए इतना ही। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे चिंतन परम आवश्यक है। धन्यवाद।